हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग जो है पेपर शुरू करते हैं। आपका जो डिस्कशन है पेपर का, आई होप आप सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और जैसी प्रिपरेशन आपने की होगी उस हिसाब से आपके पेपर आया होगा। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है बच्चों, सभी लोग देखिएगा। जो 51 क्वेश्चन नंबर है वो किस बारे में बातचीत की गई है? आइस के बारे में बोला गया है बेटा। आइस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में क्या सही नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नॉट लिखा है। ओके, तो आपको देखना बेटा, पहला स्टेटमेंट क्या है? ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल सही बात होती है। इसी वजह से पानी आइस की जो डेंसिटी है वो भी वाटर से क्या होती है? कम होती है, बिकॉज ऑफ द ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। वो अंदर से हॉलो होता है और डेंसिटी कम होती है। ठीक है, तो विच इट हैज लेस डेंसिटी। अच्छा, इसकी हम लोग बात कर रहे थे, देखिए ये बिल्कुल करेक्ट है बेटा, ये भी करेक्ट है। आपसे नॉट ट्रू पूछा है। ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन एटम, ये भी करेक्ट है बेटा, जिसमें कि दो ऑक्सीजन एटम्स जो हैं, मतलब सॉरी, एक ऑक्सीजन एटम जो है वो दो हाइड्रोजन एटम के साथ प्रॉपर कोवलेंट बॉन्ड में होता है और बाकी दो किसमें होते हैं बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होता है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्चुअल बात है, आपको याद रखना है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, ईच ऑक्सीजन एटम हैज 4 हाइड्रोजन बॉन्ड अराउंड इट। नहीं, ये गलत हो गया। क्यों? बिकॉज अभी अभी मैंने आपको बताया कि दो होते हैं कोवलेंट बॉन्ड और दो होता है क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा बेटे, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन आया बच्चों, आइए देखते हैं क्या है। टी शेप स्ट्रक्चर पूछ रहा है। आपको स्ट्रक्चर जो है ये कैसे डिटरमाइन करते हैं? आप वीएस ईपीआर से हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट मिला करके ना स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर CCl3 है, CCl3 के साथ साथ बेटा यहाँ पर माइनस भी होना चाहिए। क्योंकि माइनस होगा तभी वो आपका एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आपको पता है ये कैसे एग्जिस्ट करता है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन तो इसकी sp3 होगी, है ना, और कार्बन ऐसे करके तीन बॉन्ड्स जो है वो क्लोरीन के साथ बनाएगा, जिसको आप क्या बोलते हैं? पिरामिडल स्ट्रक्चर बोलते हैं, जस्ट लाइक NH3, है ना, NH3 की तरह हाइब्रिडाइजेशन है और स्ट्रक्चर। ठीक है, BF3 की बात करें बेटे, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपकी क्या हो जाएगी? इसकी sp2 हो जाएगी। ठीक है, और आपसे टी से पूछा, याद रखिएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो बोरोन है वो सराउंडेड होता है किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। ठीक है, बट वो एंगल 120 है बेटे, और शेप क्या वो कितना है? शेप क्या है? ट्राइगोनल प्लेन है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता आंसर, है ना। अब BrF3 की बात करते हैं, तो BrF3 में आप देखिए तीन बॉन्ड पेयर्स हैं ना, और आपके दो लोन पेयर्स होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटे क्या? sp3 और डी, है ना, तीन बॉन्ड पेयर्स कह रहा हूं मैं, और दो क्या है? लोन पेयर्स। ठीक है, तो 3+1 और +1 टोटल कितना हो रहा है बेटे? 5 हो रहा है। ठीक है, तो sp3d में अगर आपके पास दो लोन पेयर्स हो और तीन बॉन्ड पेयर्स हो, तो ऐसे केस में क्या शेप बनता है बेटे? तो आप बोलेंगे ये एग्जैक्टली वही शेप बनता है जिस बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर और यहाँ पर क्या रहता है बेटे? लोन पेयर रहता है, और इसी शेप को आप क्या बोलते हैं बच्चे? टी शेप बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया बेटे थर्ड वाला। ओके, ICl4 भी आप चेक कर लेंगे, ये टी शेप तो नहीं आने वाला है। ठीक है, ये आपका ICl4 माइनस का जो है बेटे क्या आ जाएगा? एक स्क्वायर प्लेनर होगा और ऊपर एक लोन पेयर होगा इसमें। ठीक है, तो आप इसको स्क्वायर प्लेनर बोलेंगे, है ना। स्क्वायर प्लेनर बेसिकली ऊपर भी एक लोन पेयर है और नीचे भी एक लोन पेयर होगा, बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है और 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 53 पे। विच द फॉलोइंग डज नॉट हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें से कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस में नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 से हम लोग चेक करना शुरू करते हैं बेटे। CO3 2- ही है एग्जैक्टली वो जिसमें नहीं मिलेगा आपको। C डबल बॉन्ड हो, O- और क्या बेटे? O-, इसमें आप देख रहे हैं कहीं पर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड अवेलेबल नहीं है। प्योरली एंड प्योरली क्या है? सारे बेटे कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, दैट इज वाई आपका ये आपका पहले ही ऑप्शन में आपको आंसर मिल गया। ठीक है, लकीली ऐसा हो गया भाई। जनरली एग्जाम में क्या होता है, लास्ट में जो लास्ट ऑप्शन होता है वो आपका करेक्ट आंसर आता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं इसमें तो आप आगे के ऑप्शन नहीं छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है आपको तो आप आगे का ऑप्शन चेक कर लीजिए। पर इस चीज में कोई आपको कॉन्फिडेंस का कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए बेटे, क्लियर क्वेश्चन है। इसमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, आगे आप चेक करेंगे, कहीं ना कहीं आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिल ही जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन ऑफ द ऑक्टेट रूल, है ना। ऑक्टेट रूल जो है वो क्या होता है बेटे? जिसमें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके 8 होते हैं। ठीक है, तो वो जो फॉलो करे उसको हम लोग ऑक्टेट रूल बोलते हैं। क्लियर है? तो देखिए क्या CH3 डॉट यहाँ पर बना हुआ है, इसका मतलब ये फ्री रेडिकल है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आसपास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो कर रहा। ठीक है,
NO2 की बात करें तो NO2 में प्रेजेंट होता है बेटे एक ऑड इलेक्ट्रॉन, है ना, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, है ना, और यहाँ पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली ऑड है तो 8 तो नहीं हो सकता। ऑड का मतलब क्या होगा, या तो 5 होगा, या तो 3 होगा, या तो 7 होगा। ऑड है तो 8 नहीं है, मतलब ये भी ऑक्टेट नहीं पूरा कर रहा है। दो ऑप्शन आपको क्लियरली दिख गया है, इसका मतलब क्या कि आपका ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है बेटे, ऑल बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप थोड़े से, जैसे मान लीजिए कहीं ऑल है ना, तो आप ये चेक करिए अगर दो भी करेक्ट आ रहे हैं, इसका मतलब बाकी आप ऑल पे लगा के आगे बढ़ सकते हैं ना, ये सब एग्जाम ट्रिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से एक सही ऑप्शन किस किस है। उनकी दो 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 कंपाउंड्स लिखे हुए बेटे है ना, और उनके बगल में लिखा हुआ है उनका प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी को आपको कंपेयर करना है। ओके, तो पहला है डाइपोल मोमेंट। ओके, डाइपोल मोमेंट किसका, NH3 का। तो आइए देखते हैं NH3 का और NF3 का जो डाइपोल मोमेंट है, हाउ कैन दिस बी कंपेयर्ड। ये रहा आपका लोन पेयर। देखिए नाइट्रोजन का डाइपोल, सॉरी, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, इसीलिए ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऐसे करके डाइपोल शो करेंगे। ओके, फिर इन सभी का रिजल्टेंट कहाँ जाने वाला है बेटे, ऊपर, और जो लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है उसका भी डाइपोल ऊपर की तरफ, तो नेट रिजल्टेंट ऐसा जाने वाला है। ओके, और वैसे ही जैसे ही आप NF3 का बनाते हैं, NF3 में क्या होता है बच्चों कि फ्लोरीन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है ना, और लोन पेयर का डाइपोल जा रहा है कहाँ, ऊपर की तरफ। ठीक, तो देखिए इसमें कुछ ऐसा मिल रहा है, एक डाइपोल ऐसा है, और तीनों जो फ्लोरीन वाले हैं ना, दैट इज नाइट्रोजन फ्लोरीन वाले जो बॉन्ड्स है, उन सभी का नेट रिजल्टेंट कैसा आएगा, वो कुछ ऐसा आएगा। तो ऑब्वियसली ये कैंसल आउट कर रहा है, तो कैंसल आउट कर रहा है तो बेटे डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है इसकी, वो कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू NH3, बिकॉज उसमें सभी एक ही डायरेक्शन में है, सब सपोर्ट कर रहे हैं, सब हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला, करेक्ट ऑप्शन बोला है, तो क्या ये करेक्ट है, नहीं है, तो इनकरेक्ट हो गया बेटा, क्योंकि NH3 का ज्यादा आ रहा है। अच्छा, यहाँ आ जाते हैं भाई CO और CO2 में। CO बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है, तो CO का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा होता है बेटे, बॉन्डिंग इसकी ऐसी होती है, मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसमें दो कोवेलेंट है एग्जैक्टली बात करें तो, और एक क्या है, कोऑर्डिनेट। ठीक है, पर नेचर कोवेलेंट जैसा ही होता है। और CO2 में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। अरे वाह, आपको देखिए आंसर मिल गया बच्चों, क्या, कि भाई डबल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट मेंशन्ड है यहाँ पर। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं एक बार, क्या है NH2 माइनस में बॉन्ड एंगल जो है वो कम होगा बेटा, है ना, क्योंकि ये बेंट शेप होता है और ये टेट्राहेड्रल, इसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक है जी बेटे, तो ये हुआ। अच्छा, अब इसमें लोन पेयर्स काउंट करेंगे आप इलेक्ट्रॉन्स की, तो I3 माइनस में ज्यादा आएगा, बिकॉज आयोडीन के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि ऑब्वियसली नाइट्रोजन से तो ज्यादा ही होता है। ठीक, तो बिल्कुल सही है, ये आपका सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशन पूछा है बेटे आपसे इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा H और डेल्टा U में। इट इज ऑब्वियसली क्वेश्चन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, थर्मोडायनेमिक्स में फॉर केमिकल रिएक्शन आपने क्या पढ़ा है कि देर इज अ रिलेशन विच इज डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। ठीक है, तो बड़े ही मजे में आप ये बता देंगे कि डेल्टा Ng की वैल्यू क्या है बेटे, 0। प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स, ये हो जाएगा 0। ठीक है, यही होता है डेल्टा NG NP माइनस NR ऑफ द गैसियस मोल्स, है ना। NP माइनस NR का मतलब प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स। ठीक, तो क्लियरली आपको ऑप्शन दिख रहा है बेटे, ये हो जाएगा डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U, बिकॉज ये टर्म हो गया 0। ठीक, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया बेटे, डेल्टा H डेल्टा U तो कौन से ऑप्शंस के लिए सही है। अगेन आपको क्या ढूंढना है बच्चों, कि डेल्टा NG जहां पर 0 होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब आप इसके लिए, आपके लिए बहुत ही इजी सवाल हो गया, ये देखिए, जैसे ये नहीं हो सकता, है ना, ये नहीं हो सकता 2 - 1, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता 1 + 1 - 0, और ये 2 + 1 और 2 + 1, हाँ ये रहा भाई, देखिए ये ऑप्शन आपको देख रहा है, इसके ऊपर टिक लगाना है और आगे बढ़ जाना भाई साहब। ठीक है, चलिए 58 पे आ जाइए। 58 में कह रहा है आपसे, 2 moles of an ideal gas expands isothermally and reversibly from this to this at constant temperature। अरे वाह, देखिए भाई, डेल्टा E जो है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल, NCV डेल्टा T होता है ना। आइसोथर्मल का मतलब है बच्चों जहां पर डेल्टा T का वैल्यू क्या है, 0।
डेल्टा टी अगर जीरो है तो डेल्टा ई क्या हो गया, जीरो। अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आधा सेकंड लगेगा इसमें, आधा सेकंड इसको समझने में, क्योंकि ये सब चीजें 20 लीटर से 40 लीटर, 27 डिग्री, 2 मोल, ये सिर्फ और सिर्फ आपको उल्लू बनाने के लिए दिया गया है, क्योंकि यहाँ क्या बोल दिया बेटे, आइसोथर्मल, तो दैट इज डेल्टा ई क्या हो गया, जीरो। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 59 पे। विच पेयर कंटेन्स विथ मॉलिक्यूल्स विथ जीरो डाइपोल मोमेंट। आइए देखते हैं बेटे, एक एक करके चेक करना पड़ेगा आपको इसको। SF4 की बात करें तो SF4 में जो है नहीं, जीरो तो नहीं होगा, इसके अंदर एक लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से डाइपोल आएगा ना, और एफ एफ तो ऐसे आना ही गया, ठीक है। लेकिन जो है डाइपोल जीरो नहीं होगा बेटा ना। ClF3 की बात करें, इसका शेप होता है टी शेप, ठीक है। टी शेप का मतलब हो गया एक Cl यहाँ पर आ जाएगा, एफ एफ ऐसे आ जाएगा, तो ये भी जीरो नहीं होगा, इसमें भी नॉन जीरो। SiF4 में कोई लोन पेयर नहीं प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है बेटे, सारे बॉन्ड्स है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं, तो वो सब डाइपोल्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और नेट आंसर क्या आना है, जीरो आना है, ठीक है। तो आई होप आपने ये सही किया होगा, ये एक अच्छा सवाल है थोड़ा सा। PF2Cl2 फोर्थ ऑप्शन चेक करें अगर, तो PF2Cl2 नहीं, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता बेटे। या तो PF3Cl2 होगा, और या तो PF2Cl3 होगा, ठीक है, ऐसा होगा मेरे भाई, ठीक है। लेकिन आपको आंसर मिल चुका है तो आप इसको इजीली बता सकते हैं, ठीक है, कि क्या होगा, ठीक है। तो SiF4 को तो आप लॉक करके आगे बढ़ सकते हैं, ओके। अब इसमें आपको छोटी सी एक बात बता दूं, इसके लिए जो होता है बेटा, इसके लिए म्यू होता है जीरो, बिकॉज ये जो शेप है ये कैसा है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जिसमें सेकंड वाले का बता रहा हूँ मैं, है ना। 3 Cl जो है वो आपका इक्वेटोरियल पोजीशंस को लेंगे, है ना, और एक F और दूसरा F वो लेगा आपका एक्सियल पोजीशन को, ठीक है। तो 3 Cl 120 डिग्री पे वो सब कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, 2 F एक दूसरे को कैंसिल करेगा, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ठीक है। पर PF3Cl2 में एक F ऊपर है, एक F नीचे, आई मीन एक्सियल पोजीशन पर, और एक F जो है वो इक्वेटोरियल में भी है, ठीक है। इसकी वजह से इसमें नॉन जीरो आपका म्यू आएगा बेटे, इसमें नॉन जीरो आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से चले तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बेटे, PF3Cl2, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लग रहा है मिसप्रिंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। When N2 changes into N2 माइनस, ये क्वेश्चन आया बेटा आपका MOT से, है ना। MOT से ये क्वेश्चन आया बेटे, जिसमें कि आपको ऐसा पाते हैं कि आपको लिखना होता है बेटे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप इसकी लिखेंगे तो आप ऐसा पाएंगे कि जो N2 माइनस का जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये एंटर करता है कहाँ पर, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एंटर करेगा। कहाँ एंटर करेगा, फिर से बता रहा हूँ बेटे, एंटी बॉन्डिंग, है ना, एंटी बॉन्डिंग में एंटर करेगा, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग में एंटर करने से बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर होता है बेटे बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई टू, ठीक है, ये बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू होती है। अब सर आपको ये कैसे पता चला कि ये एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है बेटे क्लास में, जब आप एमओटी की कन्फिग्रेशन लिखते हैं ना, सिग्मा 1s, फिर सिग्मा*1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा*2s, ठीक है। इस प्रकार से जब आप कन्फिग्रेशन लिखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि ये कहाँ एंटर कर रहा है बेटे, ये एंटर करेगा आपका एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है। तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि एंटी बॉन्डिंग में ये एंटर कर रहा है, तो अब ये एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर अगर कम होता है तो देखिए दो दो तीन चीजों के ऊपर जो है कमेंट कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर से। बॉन्ड ऑर्डर अगर कम हो गया, ठीक है, तो स्टेबिलिटी भी थोड़ी सी कम हो जाती है, दैट इज बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर, बस हाँ ठीक है, इतनी चीजें काफी है बेटे, है ना। और बॉन्ड लेंथ के बारे में एक और बहुत बोल सकते हैं, आपकी बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर के साथ ये सब चीजें आपस में कनेक्टेड है। तो आइए देखते हैं, ऑप्शंस पढ़ते हैं। बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज, नहीं ये तो गलत हो गया बेटे, क्यों गलत हो गया, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर घटने से बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, घटती है, ठीक। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, नहीं तो साफ साफ गलत है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज और स्टेबिलिटी इंक्रीज, है ना, स्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं, ये भी गलत हो गया, बिकॉज स्टेबिलिटी डिक्रीज है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज जो है ये आप बताएंगे करेक्ट ऑप्शन, क्यों, बिकॉज इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटे वो एंटर किया कहाँ पे, पाई बॉन्डिंग, दैट इज एंटी बॉन्डिंग में आपका एंटर किया,
और वो अनपेयर्ड रहेगा, बेसिकली वो क्या रहेगा, अनपेयर्ड रहेगा। तो उसके पहले सारे के सारे पेयर्ड थे, है ना, और N2 माइनस में इलेक्ट्रॉन आने से वो अनपेयर्ड हो गया, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी जो है वो डायमैग्नेटिक से क्या हो गई, पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा सवाल था बेटे, है ना, एमओटी से बढ़िया सवाल पूछा हुआ है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपको, हाँ, कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं बच्चों, आपको इनको ये स्ट्रक्चर को आपस में मैच करना है। देखिए ClF3 का हमने पहले डिस्कस कर लिया बेटे, आपका ये कैसा होता है, टी शेप होता है, ठीक है, ClF3 का टी शेप हो गया। PCl5 का होता है बेटे कैसा, तीन बॉन्ड्स, तीन Cl ऐसे होते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन में, और एक ऊपर होता है और एक कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो ये आपका ये हो जाता है, ठीक है। फिर IF5 में आप क्या बोलेंगे कि पांच आपके बॉन्ड पेयर्स हैं और एक क्या है, लोन पेयर है, तो जिसमें से पांच बॉन्ड पेयर्स में से चार बॉन्ड पेयर्स इक्वेटोरियल में रहेगा, एक ऊपर रहेगा, तो आप उसको बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल, नॉट बाई पिरामिडल। एक स्क्वायर है, पिरामिडल है ना, तो स्क्वायर पिरामिडल है। स्क्वायर पिरामिडल कहाँ है भाई, स्क्वायर पिरामिडल ये रहा, ठीक। CCl4 तो भाई बहुत ऑब्वियस है, टेट्राहेड्रल होता है, और XCF4 स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक। ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई, देख लीजिए एक बार, ए का हो रहा है 5, अच्छा ठीक है, ए का 5 हो रहा है, और बी का हो रहा है 3, हाँ ये रहा बेटे, बी का 3 है ना, बस यही है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, फैक्चुअल है, VSEPR से आया, आपको पता है VSEPR हाइब्रिडाइजेशन, है ना, वही से आ रखा है बेटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका नया चैप्टर, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस का सवाल है, देखिए कैसे क्या करना है बेटे, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको। तो मैग्नीशियम का होता है आपको पता है +2, तो +2 × 2 हो जाएगा +4। फॉस्फोरस के लिए आप 2x अज्यूम करेंगे, और ऑक्सीजन का होता है -2, -2 × 7 जो है वो 0, -2 × 7 होगा -14, और इन सभी का सम किसके इक्वल होगा बेटे, 0 के इक्वल, बिकॉज ये रूल है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है बेटे, सिंपली सॉल्व करेंगे +5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक आपका इजियर साइड पे क्वेश्चन था भाई, इजी सवाल भी आने चाहिए, नहीं तो हो जाएगी समस्या। आगे बढ़े, ये देखिए, द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो आपको आइडेंटिफाई करना है बेटे इसमें कि किसमें ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन नहीं हो रहा है, मतलब है नहीं हो रहा है, ये डज नॉट इन्वॉल्व, ठीक है। तो चेंजेस आपको निकालने पड़ेंगे बेटे, देखिए इसमें +2 से 0, 0 से +1, है ना, ये आप निकालेंगे तो ये आएगा +4 से +3, और ये आएगा +6 से +6, हाँ ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है भाई, ठीक है। तो ये आपको निकालने आता ही है बेटे, तो आप बस चेंज देख लीजिए किसमें नहीं हो रहा है, जिसमें चेंज नहीं हो रहा है, दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज नॉट अंडरगोइंग, है ना, इधर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, कुछ भी नहीं हो रहा है इसका, ओके। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल पे आते हैं बच्चों, 63 के बाद 64, करेक्ट सेट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। आइए देखते हैं बेटे इसमें क्या करना है बेटे, ये आपको ऐसा कंपाउंड है जिसको आपको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको एवरेज वैल्यू मिल जाएगी, है ना। और ऑप्शन जो है वो कॉमा करके दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आपको सेपरेटली बताना है कि एक नाइट्रोजन का क्या है और दूसरे नाइट्रोजन का क्या है ना, सेपरेटली बताना। अगर एवरेज एक सिंगल वैल्यू होती है ऑप्शन में तो एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है बेटे, नाइट्रोजन का x मान लीजिए, हाइड्रोजन का +4 हो जाएगा, और इक्वल टू +1। बहुत ही ज्यादा इजी सवाल, x की वैल्यू क्या हो रही है, -3, और वैसे ही x -4 इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, +3 आ रही है, ठीक है। तो ये आपका -3 और +3 कहाँ ऑप्शन है बेटे, ये आपका आंसर हो गया, -3 और +3, ठीक है। चलिए, रिडॉक्स के क्वेश्चन वैसे बेटा एग्जाम में भी, ऐसे आपके नीट में भी इसी प्रकार के पूछे जाते हैं, जो इजी होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं होते, ठीक है। जो द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज अ रेड्यूसिंग एजेंट, ये क्लास नोट्स का पोर्शन है बेटे, ध्यान दीजिए, रेड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन काम नहीं कर सकता है। तो पहले ये समझिए, व्हाट आर रेड्यूसिंग एजेंट, जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, सामने वाले को रेड्यूस करते हैं, वो रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं। खुद ऑक्सीडाइज होने के लिए क्या होना चाहिए बेटे, वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होना चाहिए। अगर वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उससे आगे नहीं जा पाएगा। अब जब जा ही नहीं पाएगा आगे, ठीक है, तो फिर वो रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ढूंढिए यहाँ पर किसमें मैक्सिमम में बैठे हैं बेटे, ये रहा देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन जो है वो +4 है, ये मैक्सिमम है इसका। इसमें +3 है, नहीं है मैक्सिमम, +7 तक जाता है, ये +4 है ना, +6 तक जाता है सल्फर में, और इसमें +4 है, नाइट्रोजन +5 तक जाता है, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम में बैठा है बेटे,
तो ये आपका एक रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है। इक्विवेलेंट मास ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगेन क्या होता है बेटे, ऐसे एजेंट्स जो खुद रेड्यूस होते हैं और सामने वाले को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है। तो देखिए खुद रेड्यूस होने वाला कौन सा कंपाउंड है बेटे, ये अगर मैं SO2 को देखूं तो SO2 में ये +4 से जो है ये कहाँ जा रहा है बेटे, जीरो में जा रहा है। और H2S में सल्फर -2 से जीरो में जा रहा है। तो ये तो ऑक्सीडेशन हो गया भाई साहब, ये काउंट नहीं होगा। आपको मतलब है SO2 के इक्विवेलेंट मास से, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ SO2 ये कैसे आएगा बेटा, ये कैसे आएगा। ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ SO2 क्या होता है, इट इज मोलर मास। मोलर मास हो जाएगा 32 + 32 64 और डिवाइडेड बाय इसका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। देखिए सल्फर +4 में था, +4 से कहाँ जा रहा है बेटे, जीरो में जा रहा है। तो +4 से जीरो का मतलब हो गया 4 का चेंज है ना, 4 से डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा, 16 आएगा। ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट मास ऑफ SO2 हो रहा है। ठीक है? अच्छा अब एक बात नोटिस करो जरा भाई, ये क्या है, एक टाइप की रिएक्शन बताई थी आपको, क्या डिसप्रपोर्शनेशन है ना। डिसप्रपोर्शनेशन क्या होता है, एक एलिमेंट जो है वो ध्यान से सुनिएगा भाई, एक एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडेशन भी करता है और वही रिडक्शन भी शो करता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन। और यहाँ पर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर जस्ट रिवर्स है। एक ही एलिमेंट के दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, वो सिंगल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, इट विल बी रिवर्स डिसप्रपोर्शनेशन, या फिर इसके लिए एक टर्म और है जिसको बोलते हैं क्या, कॉन प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा ज्ञान है भाई, एक्स्ट्रा नॉलेज है। ठीक है, उसको ध्यान में रखिएगा, बस ये वर्ड है। ठीक है। बाकी क्वेश्चन ये था कि इसका इक्विवेलेंट मास। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन H4IO6। ये अब तो बहुत सिंपल हो गया बेटे, आप इसका एक्स मानेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका +4 + x -12 इक्वल टू क्या, -1 ना, चार्ज दिख रहा है -1, तो x की वैल्यू क्या आ रही है बेटे, +7 आ रही है। आप उसमें फंसे भी नहीं होंगे वैसे। ठीक है, चलिए भाई आगे आगे आ गए आप लोग, है ना। 7 + 7 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ये क्लास में करवा रखा है बेटे। इन भाई साहब का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। और क्रोमियम का +10 पॉसिबल ही नहीं है बेटे, क्रोमियम का सिर्फ और सिर्फ +6 तक ही मैक्सिमम जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन -8/3 होता तो है, ठीक है, नहीं माइनस भी नहीं बेटे, इसका तो +8/3 होता है एवरेज में, है ना, +8/3 होता है एवरेज में। और अगर आप रियल वैल्यूज निकालते हैं तो फिर आपको सेपरेट करना पड़ता है Fe3O4 को FeO + Fe2O3। ठीक है, तो ये तो कट गया, मतलब ये भी नहीं है करेक्ट। अच्छा ये अमेलगम है बेटे, है ना, ये क्या है, सोडियम मरकरी अमेलगम। ठीक है, इसमें जीरो होता है ना, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जीरो होता है दोनों का, है ना, सोडियम का भी और मरकरी का भी। तो +1 भी गलत है, तो इसीलिए नॉट करेक्टली मैच में क्या हो गया बेटे, ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ आंसर आपका करेक्ट है। विच मॉलिक्यूल इज इफेक्टेड बाय द गिवन बॉल एंड स्टिक मॉडल्स। ठीक है, 120 डिग्री मतलब क्या ढूंढना है बेटे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2। ठीक है। और ये आपका देखिए ये ट्राइगोनल बाइप्लेनर, इसका मतलब क्या ढूंढना है आपको, sp3d ढूंढना है, sp3d। ठीक है, विदाउट एनी लोन पेयर। ठीक है, इसमें भी कोई लोन पेयर नहीं है। तो देखिए sp3 वाला कहाँ है भाई, ये रहा, देखो ये चमक गया आपको भाई, bf3 क्या है, bf3 विल बी sp2 विथ नो लोन पेयर, pcl5 विल बी sp3d विथ नो लोन पेयर। तो आपका ये बॉल एंड स्टिक मॉडल है। ठीक है, बाकी सभी में आप चेक करेंगे वो नहीं मैच करेगा आपका। ठीक है, तो सेकंड आपका करेक्ट आंसर है 69 का। नेक्स्ट आते हैं बेटे 70 पे। शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल शुड बी टेट्राहेड्रल। हाँ बिल्कुल सही है बेटे, टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, पर होता कैसा है, बेंट शेप होता है। रीजन क्या है ना, ये पढ़ा है आपने वीबीटीज में क्या, कि लोन पेयर रिपल्शन, है ना, वीएसईपीआर में, सॉरी वीएसईपीआर में, कि लोन पेयर रिपल्शन जो है वो ज्यादा होता है, इसीलिए वो रिपेल करता है और बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढ लीजिए, है ना, क्या है बेटे, लोन पे रिपल्शन इज मोर देन, हाँ ये करेक्ट है। बाकी ऑप्शन देखें, नहीं दूसरा गलत हो गया, इक्वल भी नहीं होता है, फोर्थ ऑप्शन भी गलत है, हाँ लोन पेयर के प्रेजेंस से इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलिए तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन हो गया बेटे। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू एमओटी विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एग्जिस्ट। नॉट एग्जिस्ट का सिंपल मतलब होता है बेटे, बॉन्ड ऑर्डर आपको क्या ढूंढना है, जीरो ढूंढना है, बॉन्ड ऑर्डर क्या ढूंढना है, जीरो या फिर नेगेटिव ढूंढना है। ठीक है,
तो जीरो का मतलब क्या हो गया कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और ऐसा अब जो है क्या करेंगे, ये लिखेंगे बेटे, है ना, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, एमओटी की कन्फिग्रेशन लिखेंगे मतलब, है ना, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। बेरिलियम जो होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है बेटे, है ना। हाँ, लिथियम बेरिलियम 4 है, ओके। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8, ओके। 8 इलेक्ट्रॉन जो है अगर आप इसमें डालते हैं तो देखिए, दो, दो, दो और दो, टोटल 8 हो रहे हैं ना। तो देखिए बॉन्डिंग वाले हो रहे हैं 4, और एंटी बॉन्डिंग वाले भी कितने हो रहे हैं, 4। तो इसका मतलब एन बी इक्वल टू एन ए है ना। इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, जीरो हो जाएगी, है ना। मैंने क्यों डायरेक्टली बेरिलियम को पकड़ा, है ना, क्योंकि एक तो छोटा एलिमेंट है, जल्दी से चेक भी कर सकते हैं, है ना। और बाकी B2 वगैरह में जो है आप चेक करेंगे तो फिर करना ही पड़ेगा सभी में वैसे। H2 प्लस को देख लीजिए एक बार, क्या है बेटे, H2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, दो होता है और एक निकल गया, है ना, तो एक ही बचा है इसके अंदर बेसिकली। तो 1s1, तो ये तो नॉन जीरो आएगा, है ना। बोरोन में क्या होता है भाई, है ना, 5 और 5 10 होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद भी आपको कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा, तो वो लिखेंगे आप क्या, पाई 2p x, पाई 2p y, और सिग्मा 2p z, है ना, क्योंकि ये 14 इलेक्ट्रॉन से कम वाला है बोरोन, ठीक है, इसलिए आप ऐसा करेंगे। 10 इलेक्ट्रॉन डालने थे, ठीक है, तो 8 यहाँ पे हो गए थे बेटे, दो यहाँ डाल दीजिए, दो यहाँ डाल दीजिए, देखिए बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। C2 में 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, C2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप क्या करेंगे, 10 के बाद आप यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन और डाल देंगे, सिग्मा 2p z, ठीक है। तो इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं, ठीक। तो इसमें भी क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा, नॉ इसमें भी नॉन जीरो आएगा, इसमें भी नॉन जीरो आएगा बच्चे। सिर्फ ये वाला जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब B2 कैन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 71। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 N2 माइनस एंड N2 जो है वो क्या क्या होगा, ठीक है। चलो देखो भाई, ये जो है थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है बेटे, आप नाइट्रोजन के बारे में सोचिए। नाइट्रोजन का जो न्यूट्रल फॉर्म है, दैट इज N2 जो है, सिंपली उसमें देखे तो 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं बेटा, ना। 3 बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, 3 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अब इसमें छोटी सी ट्रिक क्या होती है कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन कम करते हैं, ठीक है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हैं, ठीक है, अगेन एक इलेक्ट्रॉन कम करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हैं, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर पे 0.5 से इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। यहाँ देखिए, तो जैसे 13 इलेक्ट्रॉन है तो बेटे ये क्या हो जाएगा, 2.5, दोनों तरफ ही घटता है ना, यहाँ पर भी 2.5 होगा, तो ये 0.5 से फिर से घट जाएगा। ये ट्रिक है एक तरीके का, बाकी निकालते हैं तो वैसे ही आता है बेटा, है ना। निकालने का तरीका क्या है, वही एमओटी से ही निकालना है आपको, ठीक है, ये ट्रिक है। 14 पे अगर 3 है, 13 पे 2.5 होगा, 12 पे क्या होगा, 2 होगा, और इधर भी आएंगे तब भी 0.5 से क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। भाई बहुत बढ़िया जुगाड़ है, याद कर लीजिएगा इसे, ठीक है। 15, सॉरी 14 है, फिर 15 हो गया, ये हो जाएगा, ये भी 0.5 से कम हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा बेटे, 0.5 से कम। तो आपसे पूछा है N2 का, तो N2 का तो 3 हो गया, ठीक है। अच्छा, N2 माइनस का मतलब हो गया 15 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो 15 वाला देखिए 2.5, और N2 प्लस का क्या मतलब हो गया, अरे मेरे भाई कहाँ चला गया तू, हाँ जी, N2 प्लस का क्या मतलब हो गया बेटा, N2 प्लस का मतलब हो गया क्या, 13 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 13 के वाले का भी क्या है, 2.5, तो 2.5, 2.5 और 3, ऐसा ऑप्शन ढूंढिए भाई, और टिक लगा के बस आगे बढ़ जाइए। 2.5, 2.5, 3, हाँ ये रहा, ओहो, ये रहा बेटे, ये रहा, ठीक है, 72 का ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। चलिए आगे आगे आते हैं 73 पे। रिवर्सिबल प्रोसेस, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का पूरा, मैंने आपको क्लास में टेबल बनवाया है, एक तरफ रिवर्सिबल और एक तरफ इरिवर्सिबल, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक। तो क्या है बेटे, हाँ ये रहा ऑप्शन आपका, सराउंडिंग इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद सिस्टम, है ना, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। बिकॉज रिवर्सिबल में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हमेशा क्या रहता है, इक्विलिब्रियम रहता है। इरिवर्सिबल में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ इनिशियल स्टेज एंड फाइनल स्टेज पे ही आपका इक्विलिब्रियम अचीव होता है, ठीक है। नेक्स्ट 74 पे आते हैं बच्चों। इन दिस रिएक्शन द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2, देखिए SO2 की हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो जो फॉर्मेशन ऑफ SO2 है, SO2 बेसिकली क्या होता है, आपको क्या करना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है कि आपको 1 मोल
प्रोडक्ट बनाना है। क्या बनाना है बेटे? 1 मोल प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1 मोल प्रोडक्ट बनाना है और अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाना है इन देयर स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट है, ये बाय डेफिनेशन होते हैं। तो बेसिकली आपको इसका डेल्टा एच चाहिए। अब इसका डेल्टा एच कैसे आएगा, इसके ऊपर बात करते हैं जरा। तो ये रिएक्शन दे रखी है और ये रिएक्शन दे रखी है। आपको क्या करना होगा, सेकेंड वाले रिएक्शन को पलटना होगा ताकि ये रिएक्शन का मतलब ये रिएक्शन बन जाए ना, ये अपने आप बन जाएगा। कैसे? अगर आप इसको पलटेंगे, SO3 कट जाएगा और यही रिएक्शन आ जाएगी। तुम देखो यहाँ पर ना बच्चे फंसते हैं भाई, +2x लिखा हुआ है। +2x का मतलब इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है ना, वो -2x है, क्योंकि हीट रिलीज हुआ है। 2x कहाँ पर ऐड किया आपने? प्रोडक्ट साइड में ऐड किया, इसकी वजह से हीट रिलीज हुआ। और जब भी हीट रिलीज होता है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या लेते हैं आप? माइनस लेते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी डेल्टा एच क्या है बेटे? यहाँ पर भी डेल्टा एच -y। अब जब आप सेकेंड वाले को पलटेंगे और पहले वाले के साथ ऐड करेंगे तो इसका साइन हो जाएगा चेंज और इसका साइन रहेगा एज इट इज। तो डेल्टा इस रिएक्शन की क्या आ जाएगी बेटे? -2x + y है ना, डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का डेल्टा है। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, -2x + y। तो गड़बड़ हो गया भाई, इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा है इन्होंने। -2x + y है ना, -2x + y जो है आपका, इस ऑप्शन को आप ऐसे बना सकते हैं बेटे। अगर ये नहीं होगा तो ये बोनस होगा फिर, है ना। यहाँ पर आप -2x + y करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसे करेक्शन करवाया जाएगा बेटे, है ना। ये आपका अगर -2x + y ऐसा है। ठीक, एक बार रीचेक भी कर लेते हैं। अपने पहले रिएक्शन को ऐसे ही रखना है, दूसरे वाले रिएक्शन को पलटना है। तो डेल्टा एच जो है वो +y हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको लेके आना था। ठीक है, तो -2x + y। ठीक है, सही है बेटे, ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैल्यू ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट एक्स इज दिस। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है? ओके, देखो भाई, सभी आयनाइजेशन एनर्जी को गौर से नोटिस करिए भाई। 1 2 3 4 है ना, देखो भाई ध्यान से भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। 1 2 3 4 है ना, चार जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो धीरे धीरे स्लाइटली इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली होना भी चाहिए। लेकिन जैसे ही आप फोर्थ से फिफ्थ पे आ रहे हैं, देर इज अ वेरी रैपिड चेंज, है ना, ऑलमोस्ट 2.5 गुना, 2.5 टाइम्स का चेंज है इसके अंदर। ठीक है, तो वैसे में आपको क्या बोलना है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो 4 निकल जा रहे हैं। 4 निकलते ही उसके अंदर जो है वो इनर्ट कन्फिग्रेशन बन रही है। इसीलिए जो फिफ्थ वाला है उसको निकालना बहुत टफ हो रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है बेटे एक्स, इनकरेक्ट बोला, ध्यान दीजिएगा ना। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिल्कुल करेक्ट है, एक्स इज इन फोर्थ ग्रुप। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो गया अरे भाई, ये तो फोर्थ ग्रुप का मतलब है वो डी ब्लॉक का मेंबर हुआ। और डी ब्लॉक में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं NS2, है ना। डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन जनरल क्या है? N-1 D 1 से 10 NS2। ठीक है, तो NS2 है ना, तो NS2 वाला जो है वो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, आपको पता चल गया भाई पहले ही कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो एक्स जो वो आपका फोर्थ ग्रुप का मेंबर नहीं हो सकता। हाँ, पी ब्लॉक का बिल्कुल हो सकता है। पी ब्लॉक का बिल्कुल हो सकता है भाई, पी ब्लॉक में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, 2s2 2p2, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, एक्स जो है वो XO2 ऑक्साइड बनाता है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंसी होगी, वैलेंसी आप एक्सचेंज करेंगे, है ना। तो ये हो रहा है बेटे X2 और O4। तो देखिए ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, XO2 आ जाएगा, है ना। तो ये बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, ये काफी अच्छा सवाल है। ठीक है, तो आई होप आपने करेक्ट किया होगा, भी गलती नहीं करके आए होंगे। ठीक है, यहाँ देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी जो है उसके बारे में बात हो रही है क्या? इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से इंक्रीज होता है, बिल्कुल करेक्ट है ये तो, है ना। क्योंकि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे मतलब क्या हो रहा है कि आप उस इलेक्ट्रॉन को वहां से और निकालना क्या होता जाएगा? टफ होता जाएगा। ठीक है, डिक्रीजेज विथ डिक्रीजिंग नेगेटिव चार्ज। अच्छा, डिक्रीजिंग नेगेटिव चार्ज का मतलब तो यही बात हुआ है कि इंक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज, बात तो एक ही है। तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। अच्छा, आगे ऑप्शन देखते हैं बेटे। डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल्स। नहीं,
तो गलत है ना? क्यों? बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी नीचे की तरफ जाते हुए क्या होती है, डिक्रीज करती है ना, और इन्होंने ये इंक्रीज बोल रहे हैं, ओके। इन पीरियड डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है बेटे, है ना, बढ़ती है। ये डिक्रीज बोल रहे हैं, गड़बड़ बात है ये, ठीक है। जनरली डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन जेड इफेक्टिव। हाँ, जेड इफेक्टिव घटेगा अगर, तो डिक्रीज तो करेगा, डिक्रीज तो करेगा, ठीक है। तो बस यही आपका एक करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है इसके अंदर, है ना, फोर्थ वाला। बिकॉज इसमें तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज से इंक्रीज करेगा, सही है। डिक्रीजिंग निगेटिव चार्ज, है ना, डिक्रीजिंग निगेटिव चार्ज, अगर निगेटिव चार्ज है उसको कम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो धीरे धीरे और मुश्किल होता जाएगा ना। बिकॉज डिक्रीज निगेटिव चार्ज को कम करने का मतलब ही क्या हुआ कि एक तरीके से आप पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर, तो बात तो एक ही है भाई, दो अलग अलग तरीके से बोल रहे हो तो गड़बड़ हुआ ना। यहाँ पर इंक्रीज लिखा है, यहाँ डिक्रीज लिखा है, ठीक है। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन जो इनमें से बेस्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटे। 76 के बाद 77, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का सही क्रम क्या है भाई साहब, यहाँ देखेंगे सभी बच्चे। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एन इंटू n+2, जहां पर n क्या है बेटा, नंबर ऑफ अनपेड, है ना। अनपेड सभी में चेक कर लीजिए, जैसे कि अनपेड mn में जो है बेटा वो सबसे ज्यादा होता है इन सभी में, देखिए ये +5 हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज 4s2 और 3d5 होती है ना, कन्फिग्रेशन, है ना। और जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं 2+ तो 5 3d से नहीं निकालते, पहले कहाँ से निकालते हैं बेटे, 4s से। तो पहले आप 4s से गायब करेंगे और उसके बाद 3d से रिमूव करेंगे, ठीक है। तो ये 5 अनपेड हो रहा है। इसमें कितने होंगे बेटे, 4s2 3d6 होता है, और s से गायब हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3d6। 3d6 में होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टाइटेनियम की बात करें तो स्कैंडियम टाइटेनियम, है ना, मतलब 22 एटॉमिक नंबर है, तो हो जाएगा बेटे 4s2 3d2, ठीक है। 3 गायब कर रहे हैं आप तो क्या बच रहा है, एक ही बचेगा, है ना। और स्कैंडियम 21, 4s2 3d1, तीनों गायब कर दिया तो 0 हो गया। तो ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाले बेटे, जिसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी मैग्नेटिक मोमेंट भी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 78, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है आपसे इसमें, आउटर मोस्ट शेल ऑफ एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। तो एस का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है बेटे वो होता है NS2, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब, है ना, NS2 होता है। तो एस में तो 2 हो गया, ठीक है। और पी में जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है आपका NS2 NP 1 से 6, ठीक है, दोनों ही सेम शेल में है ना। ये एस के लिए हो गया, ये पी के लिए हो गया, ओके, ठीक है। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आ रहा है बेटे, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, टोटल काउंट करेंगे, ऑर्बिट से काउंट होता है, ठीक है। ऑर्बिट नंबर दोनों का सेम है बेटे, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में दोनों काउंट होगा, एस वाला भी और पी वाला भी, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 8 हो गया, तो 2 और 8 हो रहा है, अच्छा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन, तीनों ऑप्शन ऐसे ही है। डी ब्लॉक की बात करें, ठीक है, तो डी ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है N-1। अच्छा, इसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ किए होंगे मेरे भाई, डी देखते ही वो 10 इलेक्ट्रॉन लगाए होंगे, अच्छा, और ये और 14 लगा के चले आए होंगे। ये नहीं करना है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा गया है। डी ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है भाई, बहुत बढ़िया ट्रिकी सवाल है, देखिए यहाँ पे। डी ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो N-1 D 1 से लेके कहाँ तक है बच्चे, 10 तक है, और फिर NS2 है, ओके। तो ये डी ब्लॉक क्यों कहला रहा है, बिकॉज जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो आपका डी सब शेल में एंटर कर रहा है, और वैलेंस तो अभी भी यही है, तो इसलिए 2 ही काउंट होगा वैलेंस भी, ठीक है। तो 2 8 और 2 अभी तक यही आया है। और एफ में भी ऐसे होता है, क्या होता है, N-2 और एफ, और फिर एफ में 1 से 14, है ना। एफ का भी लिख देता हूँ, चलिए, N-2 एफ, है ना, 0 भी होता है वैसे, पर अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, F से 14, है ना, और N-1, ठीक है। और डी में भी एक इलेक्ट्रॉन्स 0 1 प्रेजेंट रहते हैं, और लास्ट में होता है क्या, NS2। तो देखिए, भले इलेक्ट्रॉन्स जो है एफ ब्लॉक के यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन लेकिन जो वैलेंस है वो अभी भी 2 है, ठीक है, वैलेंस अभी भी 2 है, ठीक है। इसीलिए आपका करेक्ट आंसर ये है बेटे, ये नहीं है, ये नहीं लगा के आना है, हाँ, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, ये गुमराह करने के लिए आपको दिया गया, उल्लू बनाने के लिए दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 78 के बाद।
विच स्टेटमेंट इज इनवैलिड फॉर NH2NP6। ठीक है, इनर्ट गैस है, बिल्कुल करेक्ट है ना, इनर्ट गैस ही होता है NH2NP6। ठीक, एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप एग्जिस्ट इन गैसियस इन इनर्ट गैसेस, गैसियस स्टेट की होते हैं। वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 to 6। नहीं भाई साहब, गड़बड़ हो गया, 1 का मतलब हो गया कि आप 1s2 और 1p6 की बात कर रहे हैं, तो ये तो होता ही नहीं है, 1p6 कहाँ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला आपका रॉन्ग हो गया। वैन डर वाल रेडियस इज कैलकुलेट, हाँ ठीक है भाई, जो इनर्ट गैसेज है उनके लिए आप वैन डर वाल ही निकाल। ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट ही पूछा होगा, इनवैलिड पूछा है आपसे। चलिए नेक्स्ट, जो द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ साइज इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, सॉरी करेक्ट है। तो उसके लिए क्या देखते हैं बेटे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज देखना है आपको, और उसमें ये ऑब्जर्व करना है कि जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे कम होंगे उसका साइज सबसे बड़ा होगा। ठीक है, ये होता है लॉजिक इसका। तो देखिए, ये लास्ट वाले में देखिए सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें प्रोटॉन्स की संख्या 8 है, इसमें 9 है, इसमें 10 है, और इसमें क्या है, 11 है। तो मैंने क्या बोला था कि जिसमें प्रोटॉन सबसे कम होगा उसका साइज जो है वो सबसे बड़ा होगा। तो फोर्थ ऑप्शन में यहाँ से यहाँ जाते हुए साइज क्या हो रहा है बेटे, बढ़ रहा है। इसमें देखो ट्रेंड जस्ट उल्टा है, गड़बड़ हो रही है ना, इसमें मिसमैच कर रखा है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और इस वाले में क्या होता है बेटे कि जो जिसपे इस अगर सेम एलिमेंट है ना, सेम एलिमेंट है, तो अगर निगेटिव चार्ज जिसपे ज्यादा होगा उसका साइज सबसे बड़ा होगा। तो सबसे ज्यादा बड़ा इसका साइज होना चाहिए था, इन्होंने उल्टा ट्रेंड दिया हुआ है, तो गड़बड़ है ये। ठीक है, तो फोर्थ आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 31। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अब आ गए बेटे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, कहाँ गए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात हो रही है। किसके किसके लिए, अच्छा ठीक है, एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम। अच्छा, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा बेटा वो क्या लगेगा, h/√ऑफ 2m/q/v, जहां पर m क्या है, m इज द मास, q क्या है, q है चार्ज, और v क्या है, v इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपसे बोल रहा है बेटे कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम है, तो आपको सिर्फ मास और चार्ज पे गेम करना है। तो यहाँ पर आप लैम्डा रख रहे हैं Be3+ का, और यहाँ पर आप लैम्डा रख रहे हैं किसका, प्रोटोन का। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में आएगा, उल्टा हो जाएगा ना, प्रोटॉन का ऊपर इन्वर्स है, इन्वर्स है ना, तो प्रोटॉन का ऊपर और बेरिलियम का नीचे। ठीक, तो प्रोटॉन का मास आपने अगर mp रख दिया, चार्ज रख दिया आपने क्या, qp, तो बेरिलियम का क्या क्या हो जाएगा बेटे, मास और चार्ज। तो बेरिलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर है बेटे क्या, 4, और मास नंबर 9 होता है। ठीक है, तो 9 मास नंबर होने के कारण उसका जो मास है एक सिंगल एटम का, सिंगल आयन का बेसिकली, ठीक है, वो हो जाएगा क्या आपका 9 MP है ना, बिकॉज 9 मास नंबर है तो 9 MP हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटे 9 MP। और अगर चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन पे सिंगल +1 यूनिट यूनिट चार्ज है, और बेरिलियम पे यहाँ पर आप देख रहे हैं +3 यूनिट चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ द चार्ज ऑफ प्रोटोन, क्यूपी। प्रोटोन के ऊपर क्यूपी अज्यूम किया था आपने, है ना, और इस पे क्या अज्यूम कर लिया, 3 क्यूपी। तो देखिए क्या क्या कट रहा है बेटे, एमपी एमपी क्यूपी और क्यूपी कट जाएगा, 1/√27 आएगा क्या, 1/3√3। तो रेशियो आएगा बेटे 1/3√3, ये रहा भाई साहब, देखिए ये रहा आपका आंसर, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल था भाई, चार्ज और मास दोनों का आपसे रिलेशन करवाया गया है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, ओरिएंटेशन ऑफ, और ओरिएंटेशन के लिए आपको पता है बेटे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई दिमाग नहीं लगाना भाई, आधे सेकंड का सवाल है। इसमें क्या कह रहा है बेटे, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मल्टी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अच्छा, सेम क्वांटम नंबर, सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स है, उनमें से क्या ट्रू है। एनर्जी की बात करें बेटे तो एनर्जी जो है वो डिसाइड होती है n+l से, उसका m से कोई संबंध नहीं है। ये n है, ये l है, और ये n+l, इसका n+l है बेटे क्या, 5, और इसका n+l है क्या, 3। जिसका n+l ज्यादा होता है ना, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। कौन सा रूल था बेटे ये था आपका ऑफ बॉ प्रिंसिपल। ठीक है, तो ऑफ बॉ प्रिंसिपल के हिसाब से ए की एनर्जी ज्यादा है, तो ए आएगा बेटे, ए हैज मोर एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल ही था ये भी। 84, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द लाइमन सीरीज ऑफ He+। हाँ ठीक है भाई, ये देखो ये कैसे करेंगे, इसमें क्या करना है आपको, आपको यूज करना है डी ब्रॉगली, नहीं सॉरी डी ब्रॉगली नहीं, यहाँ पर आप यूज करेंगे बेटे रिडबर्ग इक्वेशन, रिडबर्ग इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, अकल लगा के भाई सभी लोग ध्यान से देखे यहाँ पे,
इधर उधर नहीं देखे हैं, ठीक है। आपसे वेवलेंथ पूछा गया है। आर एच को आर रहने दीजिए, जेड को आपको क्या करना है बेटे, टू रख देना है ना, हीलियम है, ओके। अच्छा, मैक्सिमम वेवलेंथ कब निकलेगा, मैक्सिमम वेवलेंथ कब आएगा? मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब बेटे मिनिमम एनर्जी, और मिनिमम एनर्जी कब आएगा, जब जो ट्रांजिशन है वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो लाइमन में सबसे छोटा ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो सकता है, 2 से 1, 2 से 1, ठीक। तो इसका मतलब क्या कि आप सारी वैल्यूज पुट करें अगर, तो 1/λ ये हो रहा है बेटे आर, और 2 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर, 1 - 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटे, ये हो जाएगा 1 - 1/4, 3/4, और 3/4 से 4 कट जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू अल्टीमेटली क्या आ जाएगा बेटे, R/3। लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, R/3, ठीक है। तो सॉरी, R/3 नहीं, आर तो नीचे ही रहेगा मेरे भाई, आर भी तो उल्टा ही जा रहा है, हो जाएगा 1/3 R, हाँ 1/3 R, ठीक है। तो 1/3 R का ऐसा ऑप्शन है भाई, ये रहा देखो बेटे, ये 1/3 R, ये नीचे आर नीचे रहेगा बेटे, बिकॉज यहाँ पर ऊपर है, और हमें, रुक जा भाई, हमें क्या करना है, लैम्डा को उल्टा करना है, ठीक है, लैम्डा को उल्टा करना है, तो आर भी उल्टा हो जाएगा। चलिए 84 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे, 85। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये ना देखिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पूछा है बेटे DXY का। तो देखिए बहुत सारे बच्चे तो इसमें कंफ्यूज है, होते हैं कभी कभी, क्या कि नोड क्या होता है और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो देखिए, नोड वो जगह है जहां पर ना इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा मिलने के चांसेस है, वो होते हैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे नोड नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो ये आपका वो लोब है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, और ये कितने डिग्री पे है बेटे, क्या बोल रहे हो, 45 डिग्री पे है, हाँ कि ना, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आपका 85 का आंसर है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे, 86। So the following combination does not allow the formation of pi bond if y-axis is internuclear। देखिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो होता है बेटे, वो क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, देखो ये आपके अगर दो एक्सिस है ना, अगर ये मान लीजिए वाई एक्सिस है, ये भी आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इस बॉन्ड, इस लाइन के अक्रॉस जो बॉन्ड बनेगा उसको आप क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड, है ना। अगर ये मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो, अब अगर ये y है, तो अगर ये x है मेरा, ये क्या हो गया, x हो गया, और ये दोनों क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। तो अगर y ऐसे मिल रहा है, तो ऑब्वियसली x वाला ऐसे मिलेगा। ये साइड वेज ओवरलैपिंग है, साइड वेज का मतलब होता है पाई बॉन्डिंग, है ना। और ये z एक्सिस है, ये भी ऐसे मिलेगा, ठीक है, तो ये भी साइड वेज है। तो अगर कोई एक इंटर न्यूक्लियर होता है, कोई एक क्या होता है, इंटर न्यूक्लियर होता है, ओके, तो बाकी दो पे आप हमेशा क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड्स बनाते हैं, साइड वेज ओवरलैपिंग, ठीक। तो इनमें से कौन सा पूछ रहा है कि नहीं बना सकता है? तो पहला है बेटे एस और पीजेड, तो एस ऐसा, अरे भाई ये सब तो बना ही नहीं सकता, तो इम्पॉसिबल है, ये साइड में ओवरलैपिंग होती ही नहीं है, नॉट अलाउड, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये अलाउड है भाई, इसको हम लोग सिग्मा ओवरलैपिंग बोलते हैं। और आपसे पाई बॉन्ड के बारे में पूछा है ना, तो पहले ही आंसर हो गया आपका, ये नहीं हो सकता बेटे। ये है पीजेड और पीजेड, ये बिल्कुल हो सकता है भाई, पीजेड ऐसा है, पीजेड ऐसा है, ये साइड में ओवरलैपिंग हो सकती है, ये भी हो सकता है। हाँ DXY और PX के साथ जो है आपका हो सकता है क्या, पाई बॉन्डिंग PX के साथ। अगर PY होगा तो नहीं होगा, है ना, PY होगा तो नहीं होगा, PA, क्योंकि PY इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। XY ये तो बिल्कुल ओरिएंटेशन मैच करता है, ये भी हो जाएगा। तो क्या नहीं हो सकता है बेटे, तो आप बोलेंगे फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, बिकॉज ये ओवरलैपिंग जो है, ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग, इफेक्टिव साइडवेज ओवरलैपिंग में नहीं आता, ठीक है। चलिए 86 के बाद 87, LIF इज प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी हाई, हाँ बिल्कुल, दोनों ही बातें सही है बेटे। इतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी है कि इसको तोड़ पाना पॉसिबल नहीं है ना, पानी के द्वारा तोड़ पाना पॉसिबल नहीं है, एनर्जेटिकली फिजिबल नहीं। सॉल्युबल होने के लिए क्या होना चाहिए था, लैटिस एनर्जी लो होनी चाहिए, और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, पर LIF जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या रखता है, लैटिस एनर्जी रखता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे पॉसिबल नहीं है बेटे, तो आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। एक कंपाउंड है XYZ से बना हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर 3 - 5, इसमें क्या करना होता है बेटे ना, आपको तीन अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर्स दे रखे हैं, आपको ऑप्शन से चेक करना है ना, ऑप्शन से चेक करना है कि किस कंपाउंड में
सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हम एक तरफ से चेक करना शुरू करते हैं। एक्स वाई जेड में देखिए क्या हो रहा है, एक्स का हो रहा है 3, वाई है -5 और जेड है बेटे +1। ऑब्वियसली ये जीरो नहीं है, ये -1 आ। एक्स वाई जेड टू देखते हैं भाई, एक्स में क्या है 3 है ना, वाई में है -5 और जेड में 2 है, इसलिए 2 × +1, तो ये हो रहा है +2। हाँ ये देखो भाई साहब, आपकी किस्मत से सेकंड ऑप्शन में ही ये था जहां पर ये जीरो आ गया। जैसे ही जीरो आया आप टिक करिए और आगे बढ़िए, और आगे चेक करने की जरूरत भी आपको नहीं। ठीक है? आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पॉसिबल कंपाउंड। ठीक, चलिए नेक्स्ट। इस कंपाउंड में इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe3O4 पूछ रहा है बेटे। तो इक्विवेलेंट वेट रिडॉक्स चेंजेस में जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर्स पर मोल ऑफ दैट कंपाउंड, पर मोल। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर Fe3O4 में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 8/3 का है, निकालेंगे बेटे आप। और यहाँ पर जब निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा +3 आएगा। ठीक है, तो 8/3 और +3 इन दोनों में डिफरेंस कितने का है बेटे, तो आप निकालेंगे माइनस करके ना, क्या आएगा 1/3 आएगा। तो ये जो डिफरेंस है 1/3, दिस इज फॉर द वन एटम ऑफ आयरन। और इसमें कितने एटम्स हैं Fe3O4 में, 3 एटम्स, 3 एटम्स हैं। तो 1/3 और मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे आप, है ना, क्योंकि आपको Fe3O4 का बताना है बेटे, ना कि Fe का। तो नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई भी होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, एन फैक्टर आ गया 1, है ना, तो मोलर मास बाई 1, मोलर मास आपका क्या है बेटे, m है, और m/1, ये आपका आंसर हो गया बेटे पहला वाला, है ना। ठीक, ये बढ़िया सवाल था भाई। इसमें बच्चे ना कंफ्यूज इस बात से रहते हैं कि सर एवरेज से ही काम करना है या फिर रियल वाले ओएस से निकालना है। तो आंसर है कि आप एवरेज से निकाले, रियल वाले से निकाले, बात पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप, बेहतर ये होता है कि आप रियल के पीछे ना भागे, ओएस के पीछे आप सिंपल एवरेज से निकालें। तरीका वही है, चेंज इन ओएस निकालो पर एटम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड बाय 1 मोल ऑफ द रिडक्टेंट। रिडक्टेंट क्या होता है भाई, रिडक्टेंट का मतलब है जो रेड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब जो खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, देखो बेटे यहाँ पर Al जो है वो, जो भाई जीरो से कहाँ जा रहा है, +3 में जा रहा है। ओके, तो इसका 1 मोल देखें तो भाई 0 से 3 में कितने का चेंज है, 3 का चेंज है। ठीक है, तो भाई 3 मोल, मतलब 1 मोल के द्वारा जो 3 मोल का आपका इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, बिकॉज रिडक्टेंट का मतलब क्या हो गया, जो रेड्यूसिंग एजेंट है उसे बोलते हैं। रेड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, सामने वाले को रेड्यूस करते हैं, खुद होते हैं ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो Al 0 से गया +3 में। ठीक, तो ये आपका 3 हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन दिस। अच्छा देखिए, ये केमिकल रिएक्शन है बेटा, है ना। इसके पहले हमने इसके 2 सवाल और किए हैं। तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT, आपसे ये पूछ रहा है बेटा, तो इसको यहाँ लेके आओ, है ना। तो डेल्टा H माइनस डेल्टा NgRT इज इक्वल्स टू क्या, डेल्टा E। तो देखिए डेल्टा H की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है कितनी, माइनस माइनस 310। ठीक है, 310। और डेल्टा Ng कितना है, 2+1 और -1+1, मतलब ये 1 है बेटा। डेल्टा Ng की वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो रही है। ठीक है, आर क्या रखना है, इसके ऊपर हमने क्लास में बहुत बार डिस्कस किया हुआ है ना। आर क्या रखना है, ये डिपेंड करता है कि डेल्टा एच या फिर डेल्टा ई में से किसकी वैल्यू किस यूनिट में दे रखी है। ठीक है, तो आपको डेल्टा एच दिया है यहाँ पर किलो जूल्स में, तो आप आर भी रखेंगे किलो जूल्स। तो वो हो जाएगा 8.314 डिवाइडेड बाई 1000, है ना। और टेम्परेचर रख दीजिए बेटा, टेम्परेचर कितना है, 298 है। फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन आप उसको क्या मान सकते हैं, 300 मान सकते हैं ना, अदरवाइज 298 रख के सॉल्व करेंगे टाइम बहुत लगेगा, है ना, बहुत कम फर्क भी पड़ेगा उससे। ठीक है, तो आप 300 मान के फटाफट सॉल्व करिए। ठीक है, तो देखो भाई ये माइनस, अब ऑप्शन से कर लो भैया ना, क्यों इतना दिमाग लगाना, -310 है, इसमें से कुछ नंबर माइनस ही कर रहे हैं आप, है ना, तो ये और घटेगा ही घटेगा। 310 से कम वाला ऑप्शन देखो भाई कहाँ पर है, ये रहा 312, है ना, वो घटना ही घटना है। ठीक है, तो इसको बिना सॉल्व किए आप छोड़ करके आप फर्स्ट ऑप्शन लगा करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर हाँ 2 ऑप्शन होता, -313 भी होता, फिर आपको सॉल्व करना पड़ता है ना। तो ये ऑप्शंस भी कभी कभी ऐसे बनाए जाते हैं कि आपका ना कैलकुलेशंस में टाइम बच सके। ठीक है, ये इंटेंशनल होता है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा ऑप्शंस को भी, ऑप्शन से भी प्ले करिए, मतलब, है ना। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो क्या है बेटे, तो इसमें देखिए आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, लेफ्ट से राइट जाते हुए क्या होता है।
लेफ्ट से राइट जाते हुए आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। दो जगह पे एक्सेप्शन आता है बेटे, एक तो आता है बेरिलियम और बोरोन वाले केस में ना, और आता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाले केस, ठीक है। यहाँ पर दो जगह पे एक्सेप्शन है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कौन कौन सा ऑप्शन आपका बन रहा है। और एक्सेप्शन किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से होती है। तो कौन सा सही है ना, तो कार्बन सही है, फिर है बेरिलियम, ठीक है, और फिर बोरोन। अच्छा ये दोबारा से, ओहो, ये नहीं है बेटा यहाँ पे, sorry, है ना, ये नहीं है। लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, हाँ ठीक है, बस यहाँ पर। तो फिर हुआ कार्बन, फिर आ गया बेरिलियम, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड, इसको गलत लिख दिया मैंने वही लिख दिया जो होता है एक्चुअली में ना। ये अब कैसे होता है भाई साहब? एक सेकंड में, इसको दोबारा से कर रहा हूँ मैं, देखिए। हाँ ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे। तो लिथियम है, ठीक है, क्लोरीन और नियोन, ठीक। तो मैं क्या बता रहा था कि कहाँ पर है बेटे गड़बड़? यहाँ पर आपका मतलब एक्सेप्शन जो है वो यहाँ पर है, ये एक्सचेंज होता है पोजीशन, जिससे कि बनता है क्या? लिथियम, बोरोन और बेरिलियम देन कार्बन, है ना। फिर यहाँ पर आपका एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियोन, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है, मतलब सेकेंड पीरियड के मेंबर्स के लिए, ठीक है। ये देखिए भाई, सेकेंड पीरियड के मेंबर्स के लिए, ओके। तो पहला ऑप्शन देखते हैं भाई, कार्बन, कार्बन करेक्ट है, बेरिलियम रखा हुआ है सही, बोरोन और लिथियम, हाँ बिल्कुल करेक्ट रखा हुआ है बेटे। दूसरा ऑप्शन देखिए, क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा नियॉन, ठीक है, नियॉन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद क्या? बेरिलियम, हाँ करेक्ट है भाई, तो तीनों ही करेक्ट है बेटे। तो क्या आंसर हो गया आपका? थर्ड हो गया है ना, थर्ड आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 93 के बाद 94, फाइंड आउट द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, है ना, ट्रू एंड फॉल्स। तो कह रहा है जेड इफेक्टिव ऑफ Li प्लस इज ग्रेटर देन जेड इफेक्टिव ऑफ क्या? बोरोन 3 प्लस। तो देखिए लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है बेटे वो 3 है, ठीक है। इसमें से आपने दो इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो कन्फिग्रेशन बच जाती है क्या? 1s2, ओके। जेड इफेक्टिव अगर निकाले, जेड स्टार जिसको बोलते हैं, तो ये होता है ओरिजिनल जेड जिसका 3 है, और माइनस क्या करते हैं? स्क्रीनिंग कॉन्सेंट, ये पढ़ा होगा आपने, है ना। तो अगर सिंगल एक इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग आपको निकालनी है, बिकॉज एक तो एक का ही आप निकाल रहे हैं और तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन एस का बचा हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन का निकालना है, दैट इज वाई। और ये फर्स्ट ऑर्बिट में है, इसीलिए इसका स्पेशल केस होता है बेटे, ये 0.30 स्क्रीनिंग कॉन्सेंट शो करता है। वैसे ही बोरोन का निकालें 3 प्लस ना, तो ये हो गया किसके लिए था? Li प्लस के लिए, है ना। अच्छा बोरोन की बात करें तो 1s2, 2s2 और क्या होता है बेटे? 2p1 होता है, ओके। तो आपने 3 इलेक्ट्रॉन गायब किए हैं, तो 2p1 से गायब हुआ और 2s से गायब हुआ, तो बच गया, और सेम आ गया तो भैया ना, ये आ गया 1s2। तो इसका मतलब इसका जो जेड स्टार आएगा बेटा वो कैसे आएगा? इसके लिए 5 माइनस अगेन 0.30 ही आएगा इसका भी, बिकॉज इसमें भी 1s में ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऑब्वियसली ये ज्यादा हो रहा है ना, ये वाला ज्यादा हो रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो गया भाई, है ना। ये हो गया आपका फॉल्स, है ना, ये फॉल्स हो गया एक तरीके से, ठीक है। वैसे करके सिग्मा ऑफ क्या निकालेंगे? बी और सिग्मा ऑफ सी निकालेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे बेटे, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए बोरोन जो होता है वो होता है आपका 1s2, 1s2, 2s2 और 2p1, है ना। ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है बोरोन की। हम लोग इसका स्क्रीनिंग कॉन्सेंट निकालने वाले हैं बेटे, तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप देखिए, बोरोन के अंदर जो है एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप छोड़ दें यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपका बेटे 0.35 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे, इसकी वजह से, है ना, यहाँ से अलग किया आपने। और इसके लिए आप क्या करेंगे? प्लस में 2 × 0.85, ठीक है। ये हो गया बोरोन के लिए। और वही जब कार्बन के लिए करेंगे बेटा, कार्बन के लिए जब इसको करेंगे हम लोग, ठीक है, तो कार्बन की कन्फिग्रेशन होती है 1s2, 2s2 और 2p2। तो
इसमें एक यहाँ पर और बढ़ जाएगा, एक यहाँ पर और बढ़ जाएगा, मतलब 0.35 इंटू थ्री करेंगे आप, है ना, 0.35 इंटू थ्री करेंगे, ठीक है। तो 0.35 इंटू थ्री करने से क्या होगा कि आपका जो कार्बन का है वो ज्यादा आएगा, तो कार्बन का ज्यादा है इसका मतलब ये ट्रू हुआ फिर तो, है ना। कार्बन का ज्यादा आएगा बिकॉज यहाँ पर थ्री और ये वाला टर्म सेम है, ये थ्री करेंगे तो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा सिग्मा, ठीक है। तो ये ट्रू है बेटे। अच्छा, तीसरा है वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव इज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नहीं नहीं, गलत बात है बेटे। जेड इफेक्टिव किस पे डिपेंड करता है बेटे? सिग्मा पे डिपेंड करता है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो चाहे नहीं हो, आप सिग्मा पे डिपेंड करेगा, तो जेड के बराबर तो वो नहीं आएगा ना। सिग्मा अगर जीरो होगा तभी जेड इफेक्टिव और जेड इक्वल हो सकता है, ठीक है। ये तो फॉल्स हो गया। जेड इफेक्टिव इज अ फंडामेंटल फैक्टर इन पीरियड टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। हाँ बिल्कुल सही है भाई, जेड इफेक्टिव से बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन होती है, चाहे वो आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल हो, आयनाइजेशन एनर्जी हो, है ना, एफिनिटी हो, ठीक है, रेडियस हो, ठीक है, एटॉमिक भी, आयनिक भी, बहुत सारी चीजें जेड इफेक्टिव से एक्सप्लेन होती है, ठीक है। तो ये करेक्ट है। तो आंसर हो रहा है बेटे फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ये रहा भाई आपका आंसर, देखिए ये रहा आपका फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, फॉल्स ट्रू फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 95 नंबर जो है बेटे वो क्या कह रहा है? NS1 NS2 NP2। अच्छा अच्छा, देखिए इसमें क्या है बेटे, आप ये नोटिस करिए कि NS1 का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर ये है, ठीक है, अगर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसके पहले वाले जो है सारे के सारे फुलफिल्ड होंगे बेटे, इनर्ट कन्फिग्रेशन होगा, ठीक है। NS1 जो है वो निकालने के बाद जो अगला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना आप, उसमें बहुत एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो आपको ये ढूंढना है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में लार्ज गैप होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? देखिए ये लार्ज गैप में नहीं काउंट होगा, ये भी नहीं काउंट होगा, ये भी नहीं काउंट होगा, ये देखिए ये है लार्ज गैप। 14 से कहाँ आ गया? सीधा 200 पे आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब ए के लिए क्या बन गया बेटे? एस बन गया। ए के लिए क्या बन गया? एस बन गया, ओके। NS2 की बात करें, दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो आपको ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढना है, जैसे देखिए भाई, एक निकाल दिया, दो निकाल दिया, और तीसरे में देखिए बहुत तेजी से भाग गया, इसका मतलब बी के लिए क्या बन जाएगा बेटे? आर बन जाएगा। और फिर सी में वही कहानी, तीन निकालने के बाद चौथा जो होगा वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो देखिए तीन निकालने के बाद चौथा कहाँ? ये रहा भाई, देखो एक दो तीन, तीन निकाल करके चौथा देखो भाई, ऑलमोस्ट चार गुना पांच गुना हो गया, मतलब है ना, ज्यादा ही 7 गुना के आसपास है ये, ठीक। तो ये चीज जो है आपका मैच करेगा क्यू के साथ। और लास्ट में आपका ये बच गया बेटे, चेक कर लो, एक दो तीन चार, चार निकालने के बाद पांचवे में बहुत तेजी से इंक्रीज आएगा। तो एक दो तीन चार हल्का हल्का इंक्रीज है, और पांचवे में बहुत तेजी से इंक्रीज आता है, ठीक है। तो ये हुआ भाई क्वेश्चन। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए का हो गया एस, बी का हो गया आर, सी का हो गया क्यू, और डी का हो गया पी। तो ये रहा भाई, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन है, ठीक। चलिए 95 के बाद आते हैं 96। विच द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आपने पढ़ा है बेटे, क्या होता है? ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द एफ इलेक्ट्रॉन्स, जो है आपका साइज में जो है ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी पाई जाती है, ठीक है। दैट इज द 4D एंड 5D सीरीज के कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स में अलोंग द ग्रुप, है ना, फर्स्ट मेंबर को छोड़ करके, ठीक है। ये होती है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो ये बिल्कुल सही बात है। आयनाइजेशन एनर्जी Hg का ज्यादा हो जाएगा बिकॉज पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाती है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना टफ हो जाता है। एल्यूमिनियम और गैलियम का लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो ये चीज नहीं हो सकती, ठीक है, नॉट रिलेटेड, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही है, एटॉमिक रेडियस का डिफरेंस कम होता है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द डबल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अरे वाह, ठीक है भाई। देखो भाई, तो थर्ड ईएस जो है वो क्या होता है बेटा? ये होता है ऑर्बिट नंबर फोर्थ हो जाता है। ऑर्बिट नंबर क्या हो जाता है? फोर्थ, ठीक है। ऑर्बिट नंबर फोर्थ, है ना, ये क्लास में बताया बेटे, ऑर्बिट नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या? 1 यूनिट एज कंपेयर टू द एक्साइटेड स्टेट, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताएंगे आप, तो वो होता है -27.2। जेड देखिए भाई, जेड वन है, जेड का मतलब वन स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा फोर का स्क्वायर, मतलब ये हो रहा है 16। लेकिन पूछा है क्या? पूछा है वैल्यू ऑफ डबल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये भी ध्यान देना भाई। पोटेंशियल एनर्जी नहीं पूछा, वो पूछा है उसका डबल बताइए। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, इसको आपने डबल करना है। ये कटेगा 8 से, ठीक है, और ये कटेगा आपका 3 पॉइंट समथिंग से कटेगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखिए बेटे, ये रहा,
ये आपका सेकंड आंसर करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मैक्सिमम नंबर ऑफ टोटल नोड्स, टोटल नोड्स का फॉर्मूला होता है बच्चे क्या, n-1। ठीक है, n-1 में n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, क्योंकि तीनों का सेम है, तीनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, इसलिए टोटल नोड सभी में क्या होगा, सेम होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा मुन्ना, आंसर हो जाएगा ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नॉट इन अकॉर्डेंस टू द ऑफ प्रिंसिपल, ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है बेटे, पहले लोअर एनर्जी भरो और उसके बाद हाई एनर्जी में बढ़ते जाओ। ठीक है, तो देखिए 2s खाली रख करके आप जो है अगर 2p में जाएंगे तो ये आप नियमों के विरुद्ध जा रहे हैं भाई साहब, ऐसा नहीं कर सकते आप, इसमें ऑफ प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस टेस्ट कह रहा है आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इतना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन विच इलेक्ट्रॉन हैज द एनर्जी इक्वल टू -30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अभी आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर इतना है बेटे, तो पहली बात तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, पोटेंशियल की जो यूनिट है, सॉरी, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, वो वोल्ट होती है, और आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑर्बिट से कहां पर भेजना है आपको, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो अगर मैं आयनाइजेशन पोटेंशियल को आयनाइजेशन एनर्जी में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही रिलेशन होता है बस। अगर पोटेंशियल की बात करें तो उसमें ई हटा देना है, और एनर्जी की बात करें तो ई लगा देना। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी बेटे, वो हो जाएगी आपकी 270 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, हाइड्रोजन तो उतना होता भी नहीं है। ठीक है, ये मतलब अज्यूम करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है बेटे आयनाइजेशन का, वो है 13.6, जेड स्क्वायर क्या है, 1 है, और एन स्क्वायर क्या है बेटे इसका, 1 है, तो जेड भी 1 है, 1 भी 1, तो फिक्स हो जाएगा बेटे ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन्होंने मेंशन ही नहीं किया, ये जेड नहीं, ये जेड होना चाहिए, मतलब बेसिकली ये हाइड्रोजन एटम नहीं, हाइड्रोजन लाइक एटम होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के सेंस बनाएगा, है ना। ये आपका 1 स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है आपसे कि एनर्जी आपको क्या चाहिए, -30 चाहिए, तो एनर्जी -30 के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, -30 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है -13 पॉइंट, ध्यान देना आयनाइजेशन एनर्जी वाले में प्लस होता है, और टोटल एनर्जी अभी निकाली, एनर्जी की बात हो मतलब टोटल एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है, तो आपसे माइनस में पूछ रहा है ना, तो ये हो रहा है -Z² बाई N²। ठीक है, अब आप इन दोनों का जब रेशियो लेंगे तो माइनस से माइनस पहले कट कर दो आप, 270/30 क्या हो जाएगा बेटे, 9 हो जाएगा, और क्या कट जाएगा देखिए भाई, जेड से जेड कट जाएगा, ये सब भी टर्म कट जाएगा, 1/N स्क्वायर मतलब ये N² हो जाता है, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, 3 हो जाएगी, तो ऑर्बिट नंबर क्या आ गया आपका, 3 आ गया, ऑर्बिट नंबर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो ऑर्बिट नंबर 3 है, मतलब ये हाइड्रोजन एटम नहीं है, हाइड्रोजन लाइक एटम है, इसलिए यहाँ पर आपने जेड यहाँ पर मेंशन किया, बिकॉज अगर जेड 1 ही रख देंगे, ठीक है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर आपको जेड भी पता लग गया, 1 भी पता लग गया, मतलब ऑर्बिट नंबर भी पता ही है, तो 270 नहीं हो सकता, फिर तो जेड जब रहेगा कुछ, तभी वो वैल्यू वहां पर सेंस बना सकती है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका डिस्कशन कंप्लीट हुआ बेटे, है ना। इसके अलावा कोई आपको और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप क्लास के बाद जो डाउट सेशन होता है हमारा, उसमें भी आप पूछ सकते हैं, है ना। किसी भी तरीके की कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी करनी हो आपको, या फिर किसी क्वेश्चन को जो अभी मैंने यहाँ समझाया है उसमें भी अगर कोई डाउट है, वहां भी आप क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये होल एंड सोल नहीं है, तो जो क्लास की डिस्कशन है वो भी हो सकती है, आप क्लास में भी पूछ सकते हैं, क्लास के बाहर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी को रिजल्ट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।